जय हिंद साथियों। भारत की राज्य व्यवस्था हम लोग इंडियन पॉलिटी से 500 क्वेश्चनों मतलब वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले थे। उसके लिए आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। यहां पर आज फिर से हम लोग कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। तो भारत की यहां पे राज्य व्यवस्था से 100 आपको वन लाइनर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में बिल्कुल भी अंत तक बने रहिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है, तो यहाँ पे हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग यानी कि महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसका कारण क्या है कि राज्यसभा यानी कि उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का पदेर अध्यक्ष होता है। इस वजह से राज्यसभा द्वारा ही उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश के संविधान से अपनाया गया है। यह ब्रिटिश संविधान बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय संसद के अपर हाउस यानी कि भारतीय सदन का सबसे ऊपर वाला हाउस का किस नाम से जाना जाता है। तो संसद के ऊपरी सदन का नाम यहाँ पे राज्यसभा है और निचली सदन का नाम लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष कंप्लीट करने पड़ते हैं। यहाँ पर 30 वर्ष बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समीक्षा करने वाली समिति का नाम यहाँ पे लोक लेखा समिति है। आपको कमेंट में बताना है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। चलिए मैं आपको कमेंट में एक होमवर्क देता हूँ, आपको बताना है लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष यहाँ पर विपक्षी दल का नेता होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि संसद में अगर कोई लेखा प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें विपक्ष का ही आवाज़ उठाया जाता है सबसे पहले। तो विपक्ष दल का नेता वो मतलब अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का काल 6 वर्ष का होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पुनः निर्वाचित होते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सूक्ष्म निकाय कौन सा है। तो नागरिकता जो प्राप्त करने और गंवाने का जो शर्तें निर्धारित करते हैं वो संसद द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो अखिल भारतीय यानी कि पूरे केंद्र लेवल पर भारतीय सेवाओं का सृजन संसद को प्राप्त है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो किसके प्रति उत्तरदायी है मंत्रिमंडल। आपको पता होगा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के ऊपर उत्तरदायित्व होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ www.naukriaspirant.com को जाता है इस PDF का क्रेडिट, क्योंकि वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। आपको भी क्या करना है कि www.naukriaspirant पर जाके अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से। यहाँ पर बात क्लियर है कि संसद में दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है उसमें भेजे गए विधेयक को कैसे पारित होना पड़ता है। तो उपस्थित सदस्य के साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है, 50% + 1। यहाँ पर 50% + 1 अगर हो जाएगा तो उसे साधारण बहुमत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में 2 सदन है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो कानून बनाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। अगर पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा तो उसे राज्यसभा से अनुमोदित होना पड़ेगा, और अगर कोई राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो उसे लोकसभा से अनुमोदित होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसदीय शब्दावली में समापन से आशय है कि संसद के सत्र का अंत हो जाता है। अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि सत्र का समापन हुआ, यानी कि संसद के सत्र का अंत हुआ। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहाँ कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर नॉर्मल बजट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार का अर्थ है, तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है यहाँ पे अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यह है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आया था? तो सबसे पहले जो लोकसभा निर्वाचित हुई थी यहाँ पे वो 1952 में हुआ था, महीना अप्रैल के महीना में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट जवाब। 120वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, 3 बार जो होता है वो एक वर्ष में 3 बार लगाया जाता है। एक होता है ग्रीष्म, और एक होता है मानसून, और एक होता है शीतकालीन। ये 3 आपका मतलब संसद में सीजन होता है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 बार बैठक बुलाना पड़ता है, वो बताया गया है। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? जो चर्चा जन्म महत्व का अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए समिति किसी इम्पोर्टेंट कामों के लिए संसद नियुक्त करती है। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो 1 वर्ष तक जो राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव है वो सरकार वित्त विधेयक के द्वारा करती है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची जो हो जाएगी वो यहाँ पे राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में चौथी अनुसूची बताती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले क्लियर किया कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है, जो मतलब आरक्षण एक तरह से आप मान सकते हैं, वो आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पे आयरलैंड बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाकर किया गया था? तो 1 बार सिर्फ किया गया था, और कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 बार बढ़ा के सिर्फ 6 वर्ष के लिए किया गया था, जबकि 2 साल बाद 1978 में फिर से 5 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर अनुच्छेद 249 कानून बनाने का अधिकार देता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के अधिकतम निर्वाचित संख्या 552 हो सकती है। आप कहीं कहीं अगर पढ़े होंगे 550 हो सकती है। अगर 552 आप पढ़े होंगे तो वो 2 एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन था उसे हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद में लोकसभा में जनता द्वारा डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। किसके दौरान अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है? तो यहाँ पर तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य
संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों के निरंतर अनुपस्थित रहे। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक सत्र में अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी सदस्यता गंवा देगा। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन अंग है? तो राष्ट्रीय कोष जो हो जाएगा उसका अभिरक्षक विधानमंडल हो जाएगा, जिसमें विधानसभा विधान परिषद आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, ऐसा बात नहीं है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो 2 अविश्वास प्रस्ताव लाने के बीच सिर्फ 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला 136वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो कम से कम यहाँ पे 1/10 सदस्य होने चाहिए, यानी कि 500 में 50 मेंबर कम से कम 1/10 इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो एक व्यक्ति और एक मत कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो वह यहाँ पर जो है वह यहाँ पे प्रधानमंत्री है, क्योंकि वह के जगह पर प्रधानमंत्री अगर आप रखें तो प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही जो है यहाँ पे म्यूर का देन है। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। भारत के प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री बना रहता है, अर्थात लोकसभा भंग हो जाती है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो सरकारिया आयोग का जो है गठन किया था केंद्र और राज्य के मामलों में संबंध में मत देने के लिए किया गया था। भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया से बनाया जाता है, यानी कि लोकसभा में तो 550 सदस्य रहते हैं लेकिन उसमें से कोई एक प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है किसके द्वारा? तो भारत के संचित निधि से उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की पेंशन दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना की गई थी। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बात की गई है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु से सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में। अगर बात किया जाए हाई कोर्ट का तो हाई कोर्ट का 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का प्राप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे क्या प्राप्त है? मूल अपीलीय और परामर्शीय अधिकार प्राप्त है किसी क्षेत्र के लिए। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो ये अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर पुनः विचार करेगा। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करता है, अर्थात कोर्ट करता है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, भारतीय संविधान का अभिरक्षक। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य है? तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, अर्हताएँ दी गई है, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट यानी कि वकील के रूप में प्री टैक्स कर चुका हो, या एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। किसके नज़र में? राष्ट्रपति के नज़र में। तभी आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो वकीली वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो यहाँ पे 25 ये अभी गलत है। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, यानी कि 33 + 1 34 अभी वर्तमान में टोटल जज होते हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के ऊपर स्थापित की? तो गोलकनाथ का मामला है जो बनाम पंजाब राज्य थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आप एक बार क्वेश्चन और पढ़िए। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल से समाप्त होने से पहले ही अक्षमता सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश से राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मैंने अभी बताया, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन अभी सेम हो चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 323A के तहत यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, अनुच्छेद 323 के ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण मामलों को देखता है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय जो है यहाँ पे केरल में स्थित है। बात करें ये अपनी भारत की जो स्थिति होती है, लक्षद्वीप आपको इस तरफ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और आपको केरल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो केरल और ये दोनों पास है, तो इन दोनों का हाई कोर्ट भी पास मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्तरों में अदालत होती है? तो भारत में 3 स्तरों में अदालत होती है। सबसे पहला आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका हाई कोर्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो है वो यहाँ पे केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। क्रेडिट यहाँ पे जाता है, पीडीएफ का क्रेडिट www.naukriaspirant.com को क्रेडिट जाता है। आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो स्टडी मटेरियल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? तो भारत के कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है किसे? भारत के महान्यायवादी को, तथा ये लोकसभा तथा राज्यसभा में भी बिना किसी अनुमति से बैठ सकता है। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? तो यहाँ पे वित्त आयोग जो है यहाँ पे, और संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, ये तीनों जो है यहाँ पे संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित किया गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, संघ लोक सेवा आयोग 315 में और चुनाव आयोग 343 में यहाँ पे स्थापित किया गया, यानी कि ये संविधान की बॉडी है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद का कार्यालय क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यालय कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए या उनका उम्र 65 वर्ष कंप्लीट हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और ऐसे नहीं सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे हटाया जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा के। कोई नई यहाँ पे क्वेश्चन है,
कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा यहाँ पे संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके शुरू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो और उस रिपोर्ट का नाम था प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। इसमें क्या था कि किसी समिति की लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश किया गया था। भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत में जो सिद्धांत है वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर भारत का चुनाव सिद्धांत आधारित है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। एक यहाँ पे गलती हो गया है, मैंने यहाँ पे आपको क्या है ना, चुनाव आयोग में यहाँ पे मैंने 343 बता दिया था, जबकि 324 होगा यहाँ पे इस चुनाव आयोग में। यहाँ पे 324 होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट नीचे देख के आए हैं। कोई बात नहीं, गलती है हर एक आदमी से होती है, हमसे भी हुई है। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है। इससे पहले 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी मत देने की न्यूनतम आयु, जो 1989 में यहाँ इसे बदल के 18 वर्ष कर दिया गया, 21 से 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार को उपयोग करता है। और अगर मैं यहाँ बता दूँ, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये अपना राजनीतिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार। 2004 में चुनी गई लोकसभा है, तो 2004 में 14वीं लोकसभा चुनी गई थी। उसके बाद बात करें 2009 में 15वीं चुनी गई थी, 2014 में 16वीं और 2019 में 17वीं और अभी लास्ट 18वीं चुनी गई है 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कहाँ? 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त कर लिया हो, वो राजनीतिक दल होते हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री जनता दल ने दिए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लद्दाख जो हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पे। संवैधानिक राजसी का अर्थ है, तो संवैधानिक राजसी का अर्थ यहाँ पे संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, श्री एन गोपाल स्वामी के सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला है? तो यहाँ पे नवीन चावला हो जाएगा। नवीन चावला श्री एन गोपाला स्वामी के रिटायरमेंट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाले हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है, तो वो आचरण संहिता यहाँ पे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो विनिर्दिष्ट किए गए थे। 190 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पे राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्रियों के कार्य की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो भाषाई आधार पर बनाया गया था। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। सबसे पहला राज्य यहाँ पे आंध्र प्रदेश था, जो कि भाषाई आधार पे यहाँ पे पुनर्निर्दिष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य राजमार्ग का अनुसरण कौन करते हैं? तो राज्य के राजमार्ग का अनुसरण यहाँ पे व्यक्तित्व राज्य करते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य बैठ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 हैं।
राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा विधान परिषद के द्वारा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन हो जाना चाहिए। राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदायों के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो यहाँ पे बात करें राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय के केवल एक सदस्य को नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है, जो मध्य प्रदेश के नीचे ही देखने को मिलता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के द्वारा राज्य विधान परिषद बनाई जा सकती है और ख़त्म भी की जा सकती है। आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे 200 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल यहाँ पर श्रीमती सरोजनी नायडू हो जाएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो 2 क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों को कंप्लीट करते हैं। 201वां नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। जो दिख रहा है उसमें 202वां नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जिस समय संविधान को लागू किया था उस समय केवल 8 अनुसूची और 22 भाग 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में बात करें तो यहाँ पे 12 अनुसूची, 25 भाग और 470 प्लस अभी वर्तमान में अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल कंप्लीट करा दिया 200 क्वेश्चन। अगर पिछले पार्ट में आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हो। पिछले पार्ट में मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराया था, इस पार्ट में 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। तो चलिए तैयारी करते रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए बिना आपको जाना नहीं है। अगर सब्सक्राइब कर लिए तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।